मैं बहुत आदर के साथ, बहुत ही विनम्रता के साथ हमारे तीनों जो स्पीकर्स हैं उन्हें दावतनामा दूंगा कि वे मंच पर पधारें और उनके साथ हम सबके मन में उपजे प्रश्नों को उन तक पहुंचाने के लिए फाउंडर सक्सेस टॉक सुमित शर्मा को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। हम चाहते हैं कि युवा, विशेष रूप से युवा कुछ प्रश्न पूछेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद रहेगा। और अब सवाल जवाब का सिलसिला, और मैं माइक हैंड ओवर करता हूं फाउंडर सक्सेस टॉक सुमित शर्मा। सबसे पहले तो आप तीनों से पूछना चाहूंगा, बीकानेर ने तो रुझान दे दिया, आपको हमारा बीकानेर कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। भाटी साहब का कहना है कि सामने कोई बुरा थोड़ी गएगा। वैसे नहीं, मैं एक बात कहूँ अच्छा। श्याम जी, भाटी साहब की एक कविता मोटिवेशन से बहुत लबरेज रहती है। इन चुनावों के दरमियान, इंटरव्यू के दरमियान भाटी साहब ने कविता सुनाई थी। मुझे लगता है कि वो जब कविता सुनाएंगे ना, पूरा बीकानेर तालियां बजाएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई सहयोगी भाटी जी को एक माइक दे और वो जब नाव जल में छोड़ दी। बिल्कुल बिल्कुल, आइए सर, आइए। देखिए, मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ जी कि देवी सिंह जी भाटी जैसा सीनियर व्यक्ति हमें सुन रहे हैं। हमारे सामने त्रिमूर्ति विराज रही है और इनके लिए सुमित जी ने जैसे कहा कि मैं 4 लाइन इनके लिए अर्ज करना चाहूंगा। जब नाव जल में छोड़ दी, जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर पार क्या और मझधार क्या। इनका जीवन है प्रेरणादायक। इन्होंने तय किया, कह मृत्यु को वरदान ही, कह मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठाने, अरे रणभूमि को किया प्रस्थान, फिर जीत क्या और हार क्या। इन्होंने जीवन में तय कर लिया, अब छोड़ सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर फूल क्या और अंगार क्या। इनका जीवन है जो आज के दिन उन्होंने सब कुछ करके बताया। संसार का पी पी जहर, संसार का पी पी जहर, कर लिया मन को सरल, अरे भगवान शंकर हो गए, फिर राख क्या और श्रृंगार क्या। जय हिंद। थैंक यू सो मच। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं 1 बाय 1 आप तीनों स्पीकर से कुछ सवाल करता हूं। सबसे पहले शुरुआत रोशन जी आपसे। आप लाखों लोगों के लिए रोल मॉडल है। जब आपको कोई संपर्क करता है, जब आपको कोई पूछता है कि मैं जीवन की इस आपदापे में हूँ, तो आप उनको कैसे मोटिवेट करते हैं? कुछ किस्सों के जरिए बताइए। देखिए, ऐसे काफ़ी किस्से होते हैं मेरे साथ में। उन्हीं में से एक बार रात के 11 सवा 11 बजे की बात है, मेरे पास एक फ़ोन आता है। पहले रिंग में मैंने उसको पिक नहीं किया, मुझे लगा कि ज़रूरी होगा तो एक बार और आएगा। 10 मिनट बाद में फ़ोन वापस आया। सामने से बहुत मार्मिक आवाज़ में मुझे सुनाई दिया कि क्या मैं रोशन जी से बात कर रहा हूँ। तब उन्होंने बताया कि मैं एक अपने बारे में जानकारी दी कि मैं एक नेवी ऑफिसर हूँ। एक्चुअली मुझे क्या है कि ऐसी जगह पर पोस्टिंग मिली है जहाँ पर मैं रहना नहीं चाहता। मेरे कल का कोई पता नहीं, कल मैं रहूँ कि ना रहूँ। और मैं घर पर भी मैंने नहीं बताया कि मैं इसलिए छुट्टी लेकर आया हूँ कि मैं वापस जाने की नहीं सोच रहा। तब मैंने उनसे कहा कि आपकी जो समस्या है वो हमेशा की नहीं है। हो सकता है कि कल ही, या हो सकता है कि आने वाले समय में आपका ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन जो समस्या मेरे साथ है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ना ही मेरे हाथ मेरे जीवन भर वापस आएंगे, ना ही मेरा पैर जीवन भर मेरे साथ आएगा। जब तक मेरा जीवन है तब तक ये समस्या मेरे साथ हमेशा रहेगी। फिर भी मैं जी रहा हूँ, हंसी खुशी जी रहा हूँ। तो आपको इस बात से समझना चाहिए कि इन बातों को लेकर अपने आप को नेगेटिव ना लेके जाए और अच्छे दिन का इंतज़ार करें, अपने समय का इंतज़ार करें। हो सकता है कि सब चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो जाए। फिर उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया कि मैं कल ही वापस ड्यूटी ज्वाइन करूँगा और आज के बाद में कभी ये ख्याल मेरे मन में नहीं आने दूँगा। दूसरा सवाल, आपकी टॉक हम सब ने सुनी। हाथ नहीं होने के नुकसान तो बहुत है, क्या कुछ फ़ायदे भी हैं क्या इसके? बिल्कुल, मैंने तो महसूस किए हैं। क्या फ़ायदे हैं?
एक्चुअली ठंड में हाथ नहीं धोने पड़ते। और कल को अगर कोई रिश्ता आता है तो सामने वाले को सोने की अंगूठे नहीं लानी पड़ेगी। क्या बात है। आपका नाम पहले लेखराज था, जहाँ तक मेरी रिसर्च कहती है। उसके बाद भारत हुआ, भारत के बाद रोशन हुआ। तो ये नाम बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको? एक्चुअली क्या है कि पढ़ाई के अंदर है ना, मैं बिल्कुल टोड़ किस्म का इंसान था, मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता। अच्छा। बचपन में जब फर्स्ट टाइम एडमिशन हुआ स्कूल में LKG के अंदर, तब मेरा नाम लेखराज लिखवाया गया। साल निकला, मुझे कुछ नहीं आता, पेपर में फेल हो गया। मेरे दादाजी गए मास्टर जी के पास, बोला मास्टर जी बच्चे को अगली क्लास में बिठाओ। बोला बाबूजी ऐसे कैसे बिठाऊँ, नाम चेंज करना पड़ेगा। बोले कि ठीक है कर देते हैं। लेखराज से मेरा नाम बदल कर भारत रखा गया। मुझे LKG से प्रमोट करके UKG क्लास में एडमिशन दिया गया। अच्छा। लेकिन हाल थोड़ी ना बदलने वाला था नाम बदल जाने से। मैं UKG के अंदर भी फेल हो गया। वापस मेरे दादाजी गए, बोले कि मास्टर जी बच्चे को बिठाओ अगली क्लास के अंदर। बोला बाबूजी वापस बच्चा फेल हो गया कैसे, कि नहीं इस बार करेगा। तब फिर उन्होंने मेरा नाम वापस भारत से बदल कर रोशन रखा। और तब की बात और अब की बात है, मैं कहीं पर भी फेल नहीं हुआ। रोशन नाम में ही कमाल है इसका मतलब। जी। आज सुबह जब हम बातचीत कर रहे थे तो आपने कहा कि मेरे जीवन में मेरे परिवार का, मेरे दोस्तों का, आज फ्रेंडशिप डे है, दोस्तों का बहुत साथ रहा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज अगर मैं आप सभी के सामने बैठा हूँ तो मेरे जीवन के पीछे 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर है। पहला मेरा परिवार, दूसरे मेरे गुरुजन और तीसरे मेरे दोस्त। मुझे जो भी मिला बहुत अच्छा मिला। यहाँ मेरा एक दोस्त उपस्थित है मिस्टर गौरव, जो हमेशा मेरे साथ रहता है। एक और दोस्त है वो भी है नहीं। और 2 लाइन में मेरे दोस्तों के लिए ये कहना चाहूँगा कि कोई ख्वाब देखा था इन आँखों ने, कोई ख्वाब देखा था इन आँखों ने, मेरे दोस्तों की जानकारी में आता ही मुकम्मल हो गया। बहुत खूब, बहुत खूब। रोशन जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिव्यांग हैं, या यूट्यूब के थ्रू आपकी कहानी और तलक लोगों तक पहुंचेगी, जो परेशानियों से थोड़ा घबरा जाते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारी पॉजिटिव अप्रोच जो होती है ना किसी भी कार्य को लेकर, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सही सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि आपके काम को कोई नहीं रोक सकता। आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, आपका काम अच्छा होना चाहिए। और आपको दोस्त ज़रूर बनाने चाहिए यार, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं हम अपने परिवार से शेयर नहीं कर सकते, वो हम हमारे दोस्तों से शेयर करते हैं। तो अच्छा काम करिए, अच्छी नीयत रखिए और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए। आखिरी सवाल, फिर हम दूसरे स्पीकर्स की तरफ बढ़ते हैं। 3 ऐसे लोग जिन्हें आपको लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पे उनको आमंत्रित किया जाना चाहिए, तो वो 3 नाम बताइए और उसका लॉजिक भी बताइए कि क्यों उनको इनवाइट किया जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ। उन्हीं में से एक है, हमारे जानकार है, उदय सिंह जी नाम है उनका, फिजियोलॉजिस्ट है और काफ़ी सेमिनार उन्होंने किए हैं, पॉजिटिविटी की दिशा में खूब काम करते हैं, खुद मोटिवेशनल स्पीकर है जी। और एक दूसरा नाम है पप्पू सिंह जी, जो भारतीय सेना में रहे हैं। एक ट्रेन एक्सीडेंट के दौरान उनका एक पैर काट दिया गया था, बावजूद उसके आज वो भारत की पैरा नेशनल वॉलीबॉल टीम के सदस्य हैं और वो एक पैर से डांस भी बहुत अच्छा करते हैं और वर्तमान समय में रेल विभाग के अंदर कार्यरत हैं। और तीसरे जो मेरे जानकार है अजमेर के जयंत, उनका नाम है। मेरे उस मित्र ने लगभग 6 बार कैंसर को डिफीट किया है, 6 बार उन्होंने कैंसर को मात दी है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप उनको आमंत्रित करें। थैंक यू सो मच। रोशन जी के लिए ज़ोरदार तालियां। थैंक यू। बढ़ते हैं दूसरी स्पीकर की तरफ, सारिका मैडम। जर्नलिज्म पे बात हो रही है, आपके मुताबिक असली जर्नलिज्म क्या है? Am I audible? जी। थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। जर्नलिज्म है आई थिंक ओरिजिनल फॉर्म में, जैसे मैंने बताया अभी कि जर्नलिस्ट इज़ नॉट ओपिनियन मेकर। जी। तो जर्नलिस्ट को कभी भी कोई ओपिनियन दूसरों पे नहीं थोपना चाहिए, जो बहुत हो रहा है आजकल, बिकॉज हम लोगों की ब्रेन वॉश करने के लिए नहीं है। वी आर देयर टू इन्फॉर्म देम और उनकी चीज़ों को दूसरे तक पहुंचाना है। बट
जब हम ओपिनियन बोल देते हैं तो लोग उसी के हिसाब से सोचने लगते हैं, तो आई थिंक वो जर्नलिज्म नहीं है। जर्नलिज्म इज़ जस्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड, वही होना चाहिए। जी, आप एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, बीबीसी बहुत ही प्रतिष्ठित नाम है, इंडियन मीडिया में भी आपने काम किया है, हमने भी साथ में काम किया है, तो भारत की मीडिया और बीबीसी, व्हाट इज़ द कोर डिफरेंस? Core difference is, I think, focus on news. So in BBC, our focus is local plus international mostly, because we bring people closer. I believe that I bring the world closer. Indian media में of course Indian centric है, India की politics, India की चीज़ें, but जब हम देखते हैं कि हमको दुनिया की खबरों से क्या मतलब है। कई लोगों ने मुझसे भी ये पूछा जब मैंने ज्वाइन किया कि दुनिया की खबरें क्यों देखें, अपने घर क्या कम समस्याएं हैं। तो अब हम दुनिया को आइसोलेटेड होकर नहीं देख सकते हैं, और अगर हम देख रहे हैं कि हम सिर्फ इंडिया में रहेंगे, इंडिया की बात करेंगे, तो इट्स लाइक हम कुएं का मेढक बन रहे हैं ना। अब जब अभी यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था तो बच्चे हमारे फंसे हुए थे वहाँ, सारे स्टूडेंट्स। तो अगर आप दुनिया की खबरें नहीं जानेंगे तो कैसे जानेंगे वहाँ पर क्या हो रहा है। कुछ भी, कोई कोविड हुआ था, कोविड मुझे याद है जब हमने पहली खबर दिखाई थी और उसमें था कि एक बहुत ही स्ट्रेन सा बुखार हो रहा है चीन में लोगों को, और जब हमने वो पहली न्यूज़ देखी तो हमने ऐसे बोला कि ये तो चीन में होते ही रहते, पता नहीं क्या। अच्छा, बट जब दूसरे दिन वो खबर आई तो हमें कहा नहीं, ये कुछ गड़बड़ है। जो दुनिया की खबरें हैं बीबीसी में, एक तो वो डिफरेंट है, तरीका प्रेजेंट करने का बहुत डिफरेंट है। जैसे बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हुए थे, मैं इंडियन मीडिया में काम कर चुकी हूँ और मैं उधर गई थी। पहला जो झटका लगा था मुझे, मैं तो ऑलवेज प्रेजेंटर थी जी न्यूज़ में, देन न्यूज़ नेशन में, जहाँ हम दोनों ने साथ काम किया था। तो कैमरा ओपन होते ही ये लाइव है तो हम एकदम ऐसे बोलते हैं, नमस्कार आप देख रहे हैं जी न्यूज़, नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। तो जब मैंने जाकर बीबीसी में ये बोला नमस्कार आप देख रहे हैं बीबीसी, तो उन्होंने कहा आर यू स्लैपिंग विद योर नमस्कार, ये कैसा नमस्कार है, आप प्यार से भी तो बोल सकते हो। तो पहली बार मुझे वो डिफरेंस समझ में आया था देन कि तो उन्होंने कहा यू हैव टू ग्रीट पीपल विद वार्मथ। तो हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि आदत थी वो चिल्ला चिल्ला के बोलने की सबको। फिर उन्होंने बहुत ऐसे समझाया कि जैसे हम बात कर रहे हैं ना, ऐसे न्यूज़ बताना होता है। सो न्यूज़ ऐसे बताना होता है जैसे आप अपने दोस्त को बता रहे हैं, शाम को जब वो घर आ रहे हैं तो उनको आप बता रहे हैं दुनिया में क्या हुआ। तो आई थिंक ये मेजर डिफरेंस था। मेरा अगला सवाल, रेस्पॉन्सिबिलिटी या ह्यूमैनिटी? कई बार लोग कहते हैं कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो पत्रकार जो है वो फ़ोटो क्लिक्स करने की पहले कोशिश करता है, उसका वीडियो बनाने की पहली कोशिश करता है। तो कई बार सोशल मीडिया में सवाल उठते हैं कि पत्रकार भी तो उसको बचा सकता था। आपका क्या मानना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी या ह्यूमैनिटी? सोशल मीडिया में जो लोग सवाल उठा रहे हैं वही सबसे ज़्यादा वीडियो बनाते हैं। अच्छा, लोग जब मर रहे होते हैं, एक्सीडेंट होता है, तो सबसे ज़्यादा वीडियो, अभी बाढ़ में डूबने की पिक्चर्स आ रही हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आप अपने आप को खतरे में डाल के बनाओ, बट ये सोशल मीडिया पर ज़्यादा होता है। पत्रकारों का ये होता है, पर बहुत मेरे अंदर भी ये सवाल उठा था। बहुत सारे इंसिडेंट्स इसके हैं। जैसे आपको याद होगा वियतनाम वॉर की एक फ़ोटो आई थी जिसमें एक बच्ची बिल्कुल नंगे बदन थी, बॉम्ब गिरा हुआ था और वो दौड़ते हुए आ रही थी जी। और AFP पता नहीं किसका फ़ोटो जर्नलिस्ट था, आई थिंक AP, एंड उन्होंने वो फ़ोटो खींची थी। उसके बाद दुनिया को पता चला कि वियतनाम में हो क्या रहा है, वॉर हॉरर क्या है। तो जब इन रिपोर्टर से पूछा गया था, फोटो जर्नलिस्ट थे वो, वीडियो, कि आपने उस बच्ची को पहले बचाया क्यों नहीं, आपने पहले फ़ोटो क्यों खींची, तो उनका जवाब भी मैं समझ पाई कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है एज अ जर्नलिस्ट कि मैं पूरी दुनिया के सामने वो हॉरर ले आऊँ जो हो रहा है। क्योंकि एक बच्ची को बचा लिया और फ़ोटो नहीं खींचा तो शायद पूरी दुनिया जान नहीं पाएगी कि वहाँ पे हो क्या रहा है। बिल्कुल सही। तो एज ए जर्नलिस्ट मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले तो मैं वो दुनिया तक पहुँचा दूँ, और फिर तो उन्होंने पहले उसकी फ़ोटो खींची एंड देन उसको पकड़ा और उसको पानी से नहलाया और फिर उसको डॉक्टर के पास ले गए, उस बच्ची को, और बच्ची आज भी ज़िंदा है। तो जब उनसे पूछा गया था, जब वो लेकर गए थे डॉक्टर के यहाँ, तब भी डॉक्टर ने पूछा था कि तुम फंस सकते हो, तुम जर्नलिस्ट हो। तो उन्होंने कहा मैं देख नहीं पाया कि ये बच्ची ऐसे बॉम्ब गिरा हुआ है, उसकी पूरी चमड़ी वगैरह सब निकली हुई थी। एक ये इंसिडेंस है। दूसरा इंसिडेंस है, और इनको पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था इस फ़ोटो के लिए। अच्छा। दूसरा एक बहुत ही दर्दनाक था, जब सूडान फैमिन की एक फ़ोटो थी जिसमें वो बच्ची मर रही थी और गिद्ध उसके ऊपर बैठा था जी। बहुत वायरल हुआ था वो, बहुत ही था। और उसकी फ़ोटो उन्होंने खींची थी और तब दुनिया को पता चला था कि सूडान में हो क्या रहा है, बिकॉज हम तो अपने घरों में रहते हैं, हमें पता नहीं चलता कहाँ क्या हो रहा है। दिस इज़ नॉट ह्यूमैनिटी। और उसके बाद उनको भी पुलित्ज़र मिला था, बट 33 की एज में सुसाइड कर लिया।
बिकॉज वो हॉरर वो जी नहीं पाए थे। मेरी एक कोलीग का ऐसा एक्सपीरियंस है जब वो रोहिंग्या एक्सोडस कवर करने गई थी, और यंग सी लड़की है, कैमरा पर्सन। जब वो गई वहाँ तो उसने देखा कि जैसे गाड़ी पहुँची, बहुत सारे बच्चों के ऐसे हाथ आगे बढ़े, बच्चे खाना मांग रहे थे क्योंकि वो भूखे थे। किसी ने कपड़े पहने थे, किसी ने नहीं पहने थे। वो बहुत यंग लड़की थी, वो बिल्कुल हिल गई। अच्छा, आप कोई एनजीओ है नहीं, आप यूएन है नहीं कि आपके पास इतने 2000 लोगों को खाना देने के लिए है, आप सिर्फ अपना काम करने गए हैं। सही बात। खैर उसने किसी तरह रिपोर्ट किया। जब वो लौट रही थी तो भी वो बच्चे कार के पीछे भाग रहे थे, और वो कह रही थी कि मुझे इन बच्चों में ना अपनी नीस, अपने घर के बच्चे, वो सब दिख रहे थे कि हमारे घर के बच्चों के साथ भी ऐसा हो तो कैसा होगा। और वो ट्रॉमा में रही 1 हफ्ते तक वो बेड रिडन रही। ओह माय गॉड। वो उससे उठ नहीं पाई। वो कह रही थी मैं हेल्प कर नहीं सकती थी इतने लोगों की, मैं ये देख नहीं पा रही थी और मैं वो ड्यूटी कर रही थी। तो जर्नलिस्ट गो थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रॉमा, बट प्राइमरी जॉब इज टू ब्रिंग दैट न्यूज़ टू अदर्स, सो दैट गवर्नमेंट देख सके क्या हो रहा है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो चेंज ला सकें। बिकॉज एक आदमी जो जर्नलिस्ट है वो इतना बड़ा चेंज नहीं ला पाएगा, बट वो चेंज उन तस्वीरों के जरिए ला सकता है। एक आदमी चेंज नहीं ला सकता। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा पिलर कहा जाता है, और आज जो मीडिया की स्थिति है, जो हालात है, किसी से भी छिपे नहीं हैं। क्या ये सूरत बदलेगी? क्या लगता है आपको? वी कैन होप फॉर द बेस्ट। मीडिया के साथ साथ एक्चुअली सोशल मीडिया भी आ गई है ना, और लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। सोशल मीडिया इज़ नॉट मीडिया। जैसे सोशल मीडिया के अच्छे एस्पेक्ट्स भी हैं कि कहीं कहीं से लोग तस्वीरें भेज देते हैं। नहीं, आप सोशल मीडिया को मीडिया क्यों नहीं कह रहे? क्यों नहीं मान सोशल रहे? मीडिया को मीडिया मैं इसलिए नहीं कहूँगी कि मीडिया के लोगों की, आप भी जर्नलिस्ट रह चुके हैं, एक ट्रेनिंग होती है। हमें पता होता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, हमें कितनी बात कहनी है, कितना नहीं कहना है। एक जैसे एक डॉक्टर के पास लाइसेंस होता है प्रैक्टिस करने का, मैं उसको हमेशा ऐसे समझती हूँ। तो उस डॉक्टर के पास लाइसेंस है तो उसको पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। एक हकीम जो होगा उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसको ट्रेनिंग नहीं मिली है। सो जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको ट्रेनिंग मिलती है। जैसे हमें बहुत सारी ट्रेनिंग मिलती है बीबीसी में, वर्किंग विद चिल्ड्रन की ट्रेनिंग मिलती है। अगर आप बच्चों के साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आपको क्या रूल्स फॉलो करने हैं, किस तरीके से उस बच्चे से बात करनी है। आप अगर वॉर जोन में हैं तो क्या रूल्स फॉलो करने हैं। मैं आपको 1 मिनट इंटरप्ट करना चाहूँगा। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही ट्रेनिंग की मुझे लगता है इंडियन मीडिया में एक बहुत बड़ी कमी रही है। मुझे आज भी याद है, आप भी नहीं, ऐसा नहीं है, ट्रेनिंग उनके पास भी है। नहीं, बीबीसी में जो ट्रेनिंग होती है वैसे इंडियन मीडिया नहीं करवाता। मुझे मालूम है न्यूज़ नेशन में 7 वंडर वर्ल्ड ऑफ जर्नलिज्म, पत्रकारिता की दुनिया के 7 अजूबे, आप तो थोड़ा बाद में आई थी, अलग अलग देशों के 7 लोग आए थे। कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग में था, कोई एंकरिंग की ट्रेनिंग दे रहा था, कोई रिपोर्टिंग के बारे में बता रहा था। मुझे लगता है कि उस ट्रेनिंग का मेरे जीवन में बहुत फ़र्क पड़ा, और आई वॉज सो लकी दैट आई वॉज द पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। तो मुझे लगता है ट्रेनिंग बहुत बड़ा लगता है कि विद ट्रेनिंग कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे मुझे याद है जब 370 हुआ था और मैं कश्मीर जाना चाहती थी रिपोर्ट करने, कश्मीरी पंडित, क्योंकि सब कहते थे कश्मीरी पंडितों की स्टोरी कोई नहीं लाता। मुझे लगा मेरे पास स्टोरी है, मैं जाना चाहती हूँ, पर मेरी कॉन्फ्लिक्ट जोन की ट्रेनिंग नहीं थी तो मुझे नहीं जाने दिया गया। क्योंकि अगर ट्रेनिंग नहीं है तो आप इस तरह के सेंसिटिव मसले का, दंगे का आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं, आप फेयर रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। सही बात है। और मैम, एक और बड़ा मौजूद सवाल, कैसा लगा हमारे प्लेटफॉर्म पे आके, और ये सक्सेस टॉक को आप आने वाले टाइम में कहाँ देखती है आपके पॉइंट ऑफ व्यू? सक्सेसफुल, थैंक यू। सक्सेस टॉक शुड ऑलवेज बी सक्सेसफुल, क्योंकि जो मिशन है आपका, अगर दूसरों को हेल्प करना है सक्सेस में, तो इस प्लेटफॉर्म का सक्सेसफुल होना बहुत थैंक यू सो मच। आपसे भी थैंक यू। आपसे भी वो रोशन जी वाला सवाल पूछना चाहूँगा। कोई ऐसे 3 लोग जिनको आप इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करना चाहेंगे, रेकमेंड करेंगे, कौन होंगे? एक तो आपके राजस्थान की छवि राजावत जी, सरपंच की बहुत सारी बात की सर ने, आई थिंक आज श्याम जी भी शायद उनका नाम ले रहे थे आप सुबह जी। दूसरे लक्ष्मी एसिड सर्वाइवर दिल्ली जी। और तीसरी एक मेरे ही दोस्त हैं तारिक, ही इज़ अ कश्मीरी, और उनकी बहुत ही अलग सी कहानी है। मतलब बांग्लादेश गए थे बिजनेस के लिए, और कैसे उनको किसी लड़की से प्यार हुआ वहाँ जी, और उस वजह से उनके ऊपर रॉ का एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा दिया गया। फिर वो वहाँ से बहुत सारे जेल में रह के यहाँ आए, यहाँ उन पर लश्कर का एजेंट होने का आरोप लगा, बट बाद में ही केम आउट क्लीन। तो क्या एक जद्दोजहद होती है एक युवा की, जिसके ऊपर अगर इतने सारे गवर्नमेंट इम्पोज लॉज, इंटरनेशनल लॉज लगा दिए जाएं, तो वो बहुत खूबसूरत कहानी है। और उसके बाद वो कितने सक्सेसफुल हैं आज। ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन।
बिल्कुल आपके रिकमेंडेशन पे हम उनसे अप्रोच करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। थैंक यू सो मच। सारिका जी के लिए भी बहुत ज़ोरदार तालियां एक बार। सर, आपने आदर्श ग्राम की बात की और पिपलांत्री का जो नाम है एक आदर्श गांव के तौर पे लिया जाता है। कैसी रही है यात्रा? जिन लोगों ने बेटियों का सम्मान किया है, जिन लोगों ने गांव के पानी का सम्मान किया है, नदियों का सम्मान किया है, गांव के वन्य जीवों का, गांव की परंपराओं का सम्मान किया है, वो गांव आदर्श गांव बने। और हमारे सामने 2-3 गांव पूरे देश में ऐसे हैं। अन्ना जी का गांव है रालेगढ़ सिद्धि, पोपटराव पवार जी का गांव है, पिपलांत्री है, और भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं। पर बात यही है कि गांव वही आदर्श हैं जिस गांव के नागरिक आदर्श हैं। जी, आज सुबह अपनी जब बात हो रही थी तो आपने कहा था कि पिपलांत्री इस दिशा में काम कर रहा है कि बेरोजगारी खत्म हो, गांव की बेरोजगारी खत्म हो, और आप इस दिशा में काफ़ी हद तक सफल भी हुए। एक गांव कैसे बेरोजगारी खत्म कर सकता है? देखिए, गांव में बेरोजगारी नाम की चीज अगर कोई कहता है ना कि गांव के लोग बेरोजगार है, तो मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। गांव में लोग मनरेगा, गांव में वृक्षारोपण, गांव में खेती, गांव में काम, इतना काम है कि आज काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे। गांव का सुथार, लोहार, कुम्हार, दर्जी, चर्मकार, गांव का किसान, गांव का पशुपालक, गांव में हर व्यक्ति को कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से रोजगार मिलता है। और गांव का जीवन तो बहुत ही सुकूनमय जीवन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपनी टॉक के दरमियान आप कह रहे थे आपने अपने गांव में 1 लाख चंदन के पेड़ या पौधे लगाए हैं, उसी तरह आम के भी पेड़ लगे। कैसे मैनेज करते हैं आप? ये देखिए, बड़े लोग बड़ा आश्चर्य व्यक्त करते हैं ना कि इतने पेड़ या इतना पानी या इतना रोजगार गाँव में कैसे हो सकता है। खेल खेल में किया है हम लोगों ने। हमने बड़े जंगल, नीम, शीशम, बरगद, पीपल, जामुन, आम, कल्पवृक्ष, रुद्राक्ष और इस तरह के बड़ी संख्या में पेड़ लगाए। और पेड़ लगाते लगाते लगा कि यार अब क्या लगाएं, अब क्या करें, अब इस संख्या को और कैसे बढ़ाएं। तो हमने उन जंगलों में चंदन के बीजों का छिड़काव शुरू किया और बड़ी संख्या में, कोई चंदन हमारा 1.5 फीट का है, 2 फीट का, कोई 10 फीट का, कोई 15 फीट का, कोई 20 फीट का है। और ये बहुत बड़ा काम नहीं है। बहुत बड़ा काम तो उस व्यक्ति को लगता है जो काम नहीं करता है। आके देखिए हमारे गाँव में किस तरह से काम हो रहा है, और आना चाहिए आप सब लोगों को एक बार। बिल्कुल सही कहा। पौधा लगाना आसान है, पौधे को पेड़ बनाना और बरसों तक संजोए रखना ये बड़ी बात है। इन चीजों को अपने परिवार से जोड़ना पड़ेगा और हमने करके दिखाया है। बेटी के जन्म पर पेड़ लगाना, गांव में किसी की डेथ हुई तो पेड़ लगाना, गांव की बेटियां पेड़ों को राखी बांधकर उसका सम्मान करती है, उसका रखरखाव। एक बेटी हमारे गांव की दूसरे गांव की लड़की जब उससे मिलने के लिए आती है, उसकी बुआ की या उसके मामा की लड़की या उसकी सहेली, तो वो बड़े गर्व से उस पेड़ के पास ले जाके बताती है कि देखो ये पौधे पेड़ बन रहे हैं, ये मेरे भाई हैं और मेरे माता पिता ने मेरे जन्मदिन पर लगाए, और अभी राखी आ रही है, मैं राखी के दिन इसको पेड़ को राखी बांधूंगी, तू भी आना देखने के लिए इसकी पूजा करूंगी। बहुत खूब। श्याम जी, मैं जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, पीएम मोदी से मिले, महामहिम से मिले, आपसे क्या बोले? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मेरी बात तो पटवारी भी नहीं मानता था। नहीं मानता? कभी नहीं। पटवारी भी मेरी बात नहीं मानता था, ग्राम सेवक भी मेरी बात भी नहीं मानता। वो तो एमएलए साहब की बात मानते हैं, वो तो बड़े लोगों की बात मानते हैं। पर मैंने एक नारा दिया था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुझसे पूछे तेरी रजा क्या है। रजा क्या है? आज राजस्थान सहित कई राज्यों में, कई कमेटियों में मैं मेंबर हूँ। कई सरकारें, महाराष्ट्र सरकार के 35 विधायक और 6 सांसद मेरे गांव में आए और फिर मुझे वहाँ की एक कमेटी का मेंबर बनाया और हमने पूरे प्रदेश में घूमा। ऐसे बहुत सारे अन्ना जी मेरे गांव में आए, उन्होंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, एक सरपंच ये काम कैसे कर सकता है, इस तरह के काम कैसे हो सकते हैं। तो ये हो सकते हैं, और ये उदाहरण है पिपलांत्री, ये उदाहरण है अन्ना जी का गाँव। बिल्कुल बिल्कुल, आपने वो उदाहरण पेश किया है, इसीलिए सक्सेस टॉक ने बड़ी विनम्रता से आपको आमंत्रित किया है। आखिरी सवाल सर, उसके बाद कुछ यूथ बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं आपसे बातचीत करने के लिए, रूबरू होने के लिए। आप ऐसे 3 लोग कौन होंगे जिनको आप चाहेंगे कि वो सक्सेस टॉक के मंच पे आए? अजीत डोभाल जी जैसे व्यक्ति को इस मंच पर बुलाया जाना चाहिए। उस व्यक्ति ने कितना संघर्ष किया और आज देश की सरकार उस व्यक्ति के बलबूते पर चल रही है। जी। कैप्टन योगेंद्र सिंह, जिन्होंने कारगिल युद्ध में, मैंने बुलाया था पिछली बार, मैं भी कार्यक्रम रखता हूं, कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, जिन्होंने कारगिल युद्ध में 18 गोलियां लगने के बाद भी भारत का, हमारे देश का झंडा वहां गाड़ा और दुश्मनों को भगा दिया था। कैप्टन बाना सिंह को, जिनके नाम पर सियाचिन में एक पोस्ट है, बाना पोस्ट। ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए, ऐसी शख्सियत को इस मंच पर बुलाकर इनकी सुस्ती उड़ाने का काम करना चाहिए। बिल्कुल,
पूरी कोशिश रहेगी सर, हमारी टीम उनसे कांटेक्ट करेगी। हम चाहेंगे कि वो आने राजस्थान वाले सरकार में भी बहुत सारे आईएएस हैं, नवीन जैन साहब हैं, सुबह जिन्होंने जिक्र कर बेटियों रहे के थे लिए आप। बहुत काम किया है। ऐसे लोगों को भी बुलाना चाहिए। हमारे यहाँ पास ही में आपके बाड़मेर में रोमा देवी, जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। यहाँ पर आपके मोखराम जी और उनकी टीम, मोखराम जी धरानी। अरे हम बाहर से लाते हैं, हमारे घर के पूतों को कभी घर का पूत कंवारा डोले जजमाना के फेरा रे। तो गांव के लोगों को मैं भी, आपको हमारे बता लोगों को दूं- बुलाकर इस मंच पर बिठाना जी, चाहिए। आपको मैं बता दूं, मोखराम जी की भी सक्सेस स्टॉक, मतलब सफलता के मायने सबके लिए अलग अलग है। मोखराम जी की कहानी भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। तो श्याम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बहुत ही विनम्रता से आप तीनों गेस्ट को कहना चाहूँगा, हमारे सक्सेस स्टॉक के बुलावे पे आप आए, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभारी हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपका कि आपने कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर एक मंच तैयार किया है। वो हो सकता है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो, पर आने वाले समय में भी ये भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा। थैंक यू। लोगों को ढूंढ ढूंढ कर लाइए मंच पर, लोगों के सामने रखिए, नए कार्यकर्ताओं को तैयार कीजिए जो देश के लिए और प्रकृति के लिए और हमारे समाज के लिए काम करे। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि आप इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे और नए लोगों को ढूंढकर हमारे जैसे कार्यकर्ता तैयार करेंगे। बहुत 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 थैंक यू सर। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन वैसी। आप जैसा मन से सोचते हैं वैसा ही दूसरों के लिए सोचते हैं। आपके शब्दों के लिए सलाम, लेकिन इस बात का क्रेडिट मैं अकेले कतई नहीं लेना चाहूँगा। हमारी पूरी टीम, मैं आप सब लोगों से भी कहना चाहूँगा, हमारी पूरी टीम है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पिछले 2 महीनों से लगी है। हम लोगों ने दिन रात मेहनत की। टीम अम्ब्रेला जिसका हम लोगों ने नाम दिया है, बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। आप हमारी मदद कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे, हम उनकी मदद करेंगे, ये उनकी मदद करेंगे, ऐसे करके कुछ लाइक माइंडेड लोगों की टीम है और हमने ये कोशिश की है। अब मैं चाहूँगा कि लाइट्स ऑन कर दी जाए और कुछ युवाओं से, ऑडियंस से जो सामने बैठी है, आपके कोई सवाल हो? संजय सर। शुक्रिया सुमित भाई। और यहाँ यंग चैप्स इन ब्लैक कुछ बैठे हैं, तो उनमें से हम, आप में से कोई पूछना चाहेगा प्रश्न? यस। Sir, my name is Monica from Concept बीकानेर क्लास 10। रोशन सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से वर्ड है जिन्होंने आपको लाइफ में इंस्पायर किया है? वर्ड्स ये है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। उम्मीद खोना हाथ पैर खोने से ज़्यादा खराब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमित, हमारे कुछ सहयोगी भी हैं जो अपना सवाल करना चाहते हैं। तो संदीप सुराना है हमारे साथ में। जी संदीप जी। Very good evening. It's been beautiful, nice 2 hours listening all the 3 speakers. और ये जो मौका हमें मिला, इसमें एक क्वेश्चन मैं सारिका मैम आपसे पूछना चाहूँगा। Like when we used to get HR training, तो हमको बोलते थे कि on the job and off the job training 2 टाइप्स की होती है। बट कभी ऐसा समझ नहीं आया कि विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव पार्ट। सर जो आपके पास बैठे हैं, उन्होंने ऑन द जॉब एज अ सरपंच उस गांव में सारी की सारी चीज़ें लोगों को सिखाते सिखाते सिखा दिया। एंड कॉर्पोरेट्स में ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इतनी होती है कि आदमी को लगता है कि यार ये मैं करूँगा कैसे। सो ये जो कन्फ्यूजन है, लाइक आई एम बीइंग एन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो, आई डू फेस दैट कि मैं मेरे एम्प्लॉयज़ में मेरी टीम को कैसे वो ट्रेनिंग दूँ जो मैं देना चाहता हूँ। So if you can help me out with the combination of the on the job and off the job and how we can implement it. ऑन द जॉब ऑफ द जॉब का है कि इफ़ यू वांट टू मोटिवेट योर टीम, यू शुड बी मोटिवेटेड। तो आप खुद की ट्रेनिंग भी लें। आजकल तो बहुत सारी ऑनलाइन कोर्सेज, ऑफलाइन कोर्सेज होती हैं। आजकल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने मोटिवेशनल स्पीकर्स भी बुलाने शुरू किए हैं, हमारे यहाँ भी आते हैं। तो वो सिर्फ जॉब के एस्पेक्ट में नहीं बताते हैं, वो हमारे अपने एस्पेक्ट में भी बताते हैं। फाइनेंसेस हमारे कैसे बढ़ेंगे, हम बेटर मैनेज कैसे करें। तो एक एम्प्लॉय को लगना चाहिए कि मेरी ग्रोथ इस कंपनी को फिक्र है, कि मेरी पर्सनल भी ग्रोथ हो, क्योंकि अगर किसी की पर्सनल इंटरेस्ट है तभी वो कंपनी के लिए भी काम करेगा। तो आई थिंक वो इंटरेस्ट, कई बार हम ये गलती कर देते हैं, दैट मे नॉट बी केस विद यू, कि हम खाली बोलते हैं काम करो, कंपनी का ग्रोथ होगा। नहीं, आप उसको ये बताएं तुम्हारी ग्रोथ कैसे होगी इसके साथ। सो आई थिंक देन दे विल बी मोटिवेटेड, बट उसके लिए आपको अपनी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। संजय जी।
स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि हम आज आपसे मोटिवेट हो गए, फिर बाद में ये धीरे धीरे मोटिवेशन कम होने लगता है। हम जैसे कि वो पहले जो 100% वो कंसिस्टेंसी होती है उसमें धीरे धीरे अपना नहीं पाते, तो उसका कोई सॉल्यूशन है क्या? हमेशा मोटिवेट रहने का क्या तरीका हो सकता है? देखिए, ये बात मैं भी मानता हूँ कि आज हम 3 लोग यहाँ पर हैं, हो सकता है कि आप आज कल परसों ज़्यादा 10 दिन 1 महीना तक आप मोटिवेट रहो, लेकिन मैं आप सभी से एक बात ये कहना चाहूँगा कि आपको सबसे ज़्यादा कौन जानता है? सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है जो आपको सबसे ज़्यादा समझता है और सबसे ज़्यादा पहचानता है, वो है आप खुद। आपको पता है कि आपकी कमियाँ क्या है, आपको पता है आप में खूबियाँ क्या है, आपको पता है कि आपकी लिमिटेशंस क्या है, आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो। तो मेरा मानना ये है कि सबसे बड़ा जो मोटिवेटर होता है ना, वो इंसान होता है जिसको आप शीशे में देखते हो। वो आपको रोज़ प्रेरित करेगा कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो इस प्रेरणा के साथ आप आगे बढ़िए। रोहित जी, कुछ आगे से सवाल ले रहे थे आप? जी। इस पे अगर मैं थोड़ा सा ऐड करूं, बिकॉज आपके इस दौर से हम सब गुजर चुके हैं, है ना। हम भी स्टूडेंट थे और ये आता था कि जैसे मैंने बताया कि जब मैं जाना चाह रही थी दिल्ली, तो था कि कुछ नहीं करूंगी तो क्या कहेंगे लोग, कि फेलियर होके वापस आ गई, बड़ी दिल्ली गई थी पढ़ाई करने। तो ऐसे बहुत सारे, तब तक जब तक हम कुछ कर नहीं लेते हैं तो रहता है कि अगर मैं बेरोज़गार रह गई, तो अगर कुछ कर नहीं पाई तो मेरे बाकी दोस्त आगे निकल गए। तो अगर हम उसको फेलियर की तरह देखें तो ये फेलियर लगेगा, बट यही फेलियर वाले वर्ड्स आपको मोटिवेट भी करेंगे। जैसे मुझे जब लगता था मेरे दोस्त आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई, तो फिर मैं कहती थी नहीं, मैं भी जाऊंगी, मैं पीछे नहीं रह सकती। तो आई थिंक मेक योर फेलियर द स्प्रिंग ग्राउंड ऑफ सक्सेस। जिससे कहते हैं ना, वो कौन सा ट्रैम्पोलिन वाला गेम होता है जिसपे आप जंप करते हैं फिर ऊपर जाते हैं। तो आप सोच लो, आपका ये जो फेलियर वाला डीमोटिवेटेड सेल्फ है, दिस इज़ योर ट्रैम्पोलिन। तो जब आपको लगे नहीं मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्या करूंगा, तो उसी टाइम डिटर्मिनेशन लो कि नहीं मैं करूंगा, तो तब होगा, वरना कोई बाहर नहीं आएगा मोटिवेट करने बार बार। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमित भाई, एक अतिरिक्त लाभ की बात ये है कि मैं ऑडियंस में आया हूँ तो मैंने यहाँ देखा भारत की वन ऑफ द फाइनेस्ट थिएटर आर्टिस्ट मंदाकिनी जोशी जी यहाँ पर तशरीफ फरमा है। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें आप। हमारे जाने माने व्यंग्यकार बुलाकी शर्मा जी यहाँ है और जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर अजय जोशी जी भी यहाँ तशरीफ फरमा है। इन सब का भी बहुत बहुत स्वागत है। और अब एक यंग चैप। सर, मेरा नाम अभिनव खिचड़ है और मैं कॉन्सेप्ट बीकानेर इंस्टीट्यूट का एक स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन रोशन नागर सर से है कि जब आप हाथ काट दिए गए थे तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डीमोटिवेट भी करते हैं, जैसे कि मतलब हाथ नहीं है क्या करेगा, और वैसे तो उन डीमोटिवेटेड स्टूडेंट्स को आपने मतलब कैसे अपना रिप्लाई दिया या फिर कैसे मोटिवेटेड रहे आप हर समय? देखिए, स्टार्टिंग में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन मेरे साथ में एक सबसे अच्छी बात ये हुई कि मेरा जो हादसा था वो जब मैं खुद 7 साल का था तब हुआ। तो वो मेरे लिए सबसे प्लस पॉइंट था। अगर आज की तारीख में होता तो शायद मैं भी नहीं संभल पाता, लेकिन तब हुआ, बचपना था, वो जो मुश्किल समय था धीरे धीरे निकल गया। जैसे जैसे समझ बढ़ी, मैंने जैसे कि आपसे कहा कि मुझे जितने भी लोग मिले वो ऐसे मिले कि मुझे आगे हाथ पकड़ के आगे ले जाने वाले। मुझे किसी ने भी ये नहीं कहा कि तू ये नहीं कर सकता। जो मिला वो उसने ये कहा कि आप कर सकते हो। मेरे अंदर वो पॉजिटिव भावना आई और मैंने वो करके दिखाया। बस आखिरी 2 सवाल और लेते हैं, फिर कार्यक्रम की समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं। जी, हमारे साथ में हैं स्टेट गवर्नमेंट के एक्स मिनिस्टर मिस्टर वीरेंद्र बेनीवाल। इनका भी एक सवाल है, आइए जान। स्वागत है। सुमित जी को बधाई है और आप तीनों जो यहाँ पर शख्सियत पधारे, सफलता की ऊंचाइयों को छूते हुए बीकानेर में आपका स्वागत है। और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि सफलता जीवन में सभी को कहीं ना कहीं मिलती है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि एक माँ है, वो अपने बच्चे को जन्म देती हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उनकी सफलता को देख करके वो प्रसन्न होती हैं। आज आपकी भी माएँ कहीं दूर बैठी हुई सफलता को देख करके प्रसन्नता हासिल कर रही हैं। जिस प्रकार से आप अपने शो के लिए स्टोरी है उसको सेलेक्ट करती हैं, उसके क्या पैमाना होता है ये मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ कि किस प्रकार से आप इस पूरी दुनिया में से कुछ ऐसे चुनिंदा विषय लेकर के आती हैं और उनको ला कर के परफॉर्म करने के लिए आप अपने शो में लाती हैं। वो सोर्स क्या हैं आपके, ये मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ।
सोर्सेज तो बहुत प्रोफेशनल होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, मेन सोर्सेज हमारे रिपोर्टर होते हैं जिनको हम ट्रस्ट करते हैं। न्यूज़ कैसे हम सेलेक्ट करते हैं उसकी क्राइटेरिया बहुत है अलग। जैसे एक न्यूज़ होती है जो सबसे बड़ी हैपनिंग होती है दुनिया की या देश की, आज यहाँ क्या हुआ, जिससे कईयों की लाइफ पे असर पड़ सकता है, तो वो हम देखते हैं सबसे बड़ी न्यूज़, पॉलिटिकल डेवलपमेंट या फिर वायलेंस, वो सबसे टॉप पे जाना चाहिए। उसकी सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया होता है कि कितनी लाइफ्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका और लोगों के लिए कितना जानना ज़रूरी है ये खबर। तो जैसे मैंने कहा, भले हम इंडिया में बैठे हुए हैं लेकिन युग गज़ा वॉर हो रहा है तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है, तो वो टॉप पे जाएगा। हम BBC में हम क्लाइमेट को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बिकॉज क्लाइमेट के बारे में जो लोग बात नहीं कर रहे हैं, और सर तो क्लाइमेट पे पहले ही कर रहे हैं, बट हमें लगता है कि क्लाइमेट की कोई ना कोई हेडलाइन, कोई ना कोई खबर ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज आगे आने वाले टाइम में हम देख रहे हैं और जो यंगर जनरेशन है उनके लिए तो पूरी फ्यूचर बर्बाद हो सकती है। तो क्लाइमेट वाली खबर को हम ज़रूर इम्पोर्टेंस देते हैं। और उसके बाद लास्ट की स्टोरीज हर न्यूज़ चैनल में या हमारे यहाँ भी एक ना एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी होती है जिससे लोगों को मोटिवेशन मिल सके या लोगों को पता चल सके कि मेरे जैसी सिचुएशन में या कोई एक अपनी बंदिशों को कैसे तोड़ रहा है तो हम कैसे तोड़ सकते हैं। तो ये एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है, बट हम वैसे ही मेजर करते हैं। कई बार 4 बड़ी खबरें हो जाती हैं तो हम उसमें से छोड़ना जो पड़ता है वही देखते हैं कि किस पे लेसर इम्पैक्ट है और किस खबर का जानना बहुत ज़रूरी है, तो उसको हम वैसे इंपॉर्टेंस देते हैं। कुछ न्यूज़ को हेडलाइंस में ले लेते हैं क्योंकि जानना भी ज़रूरी है, तो थोड़ा टेडियस है, टास्क डिफ़िकल्ट होता है। चलिए, थैंक यू सो मच। सुमित, एक सवाल और है, ये आखिरी सवाल है रोहित जी। हाँ, आर्काइव्स डिपार्टमेंट के हमारे RS ऑफिसर हैं नितिन जी गोयल, आर्काइव्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर। थैंक यू टू राइजिंग स्टार ऑफ बीकानेर सुमित भाई जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इतना अच्छा प्रोग्राम। माय क्वेश्चन इज विद सारिका मैम। सारिका जी, नो डाउट फ्रॉम लास्ट 10-12 ईयर्स BBC की डिबेट देखते देखते कॉलेज से लेके यहाँ तक पहुँचे, एंड यू गेव वन मोर शेप आफ्टर 10 PM जब आपका प्रोग्राम आता है। तो मुझे लगता है पिछले 1-1.5 साल से जो मीडिया के साथ हो रहा है उसमें आप एक रे ऑफ होप है। मेरा आपसे सिर्फ इतना प्रश्न है कि अपनी इतनी विविधताएं, इतनी परेशानियों के बावजूद यू एबल टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ इन ए वेरी गुड आइकन, इंस्पिरेशनल आइकन. How you dealt with the pressure when your peers starting encroaching yourself, disturbing despite being you have an ability, you have deliverance power. How you dealt with that? I think मैं जो समझ सकी क्वेश्चन में, आप पूछ रहे हैं कि जो प्रेशर बहुत जर्नलिस्ट पर होता है वो हम कैसे डील करते हैं, यही ना? एंड हाल में तो हमने बहुत प्रेशर देखा है. तो हम ये मान के चलते हैं इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ वर्क. और सिर्फ हमें पे नहीं प्रेशर पड़ता है, हर जर्नलिस्ट पर पड़ता है अलग अलग तरीक़ों से. अगर आप कोई खबर दिखाएंगे, एक पार्टी कहेगी आप उसके लिए बायस्ड हैं, अगली पार्टी कहेगी आप उसके लिए बायस्ड हैं, एक को वो खबर गलत लगेगी, अगले को वो सही लगेगी, बहुत सी चीज़ें होती हैं. तो उस टाइम हम लार्जर इंटरेस्ट में जाते हैं. और प्रेशर जब पड़ता है तो हम उस टाइम अपनी ड्यूटी याद करते हैं कि क्या है. डिस्पाइट द प्रेशर वो न्यूज़ पहुंचानी हमारी ड्यूटी है. और आई थिंक हमसे ज़्यादा प्रेशर तो जो वॉर जोन में रिपोर्टर्स होते हैं, कितनों की जान जाती है, पर ड्यूटी इज़ ड्यूटी. आई थिंक कॉल ऑफ ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरालिटी वही आती है. कंपटीशन भी होता है कि खबर पहुंचानी है, उस चक्कर में भी बड़ा गला काट होता है. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ड्यूटी, जैसे एक डॉक्टर के लिए, मैं तो बार बार डॉक्टर का एग्जांपल देती हूँ कि कितना भी प्रेशर हो उस पर उसको पता है उसकी ड्यूटी क्या है. या एक ड्राइवर की भी ड्यूटी आप ले लो, कितना भी प्रेशर उसको पहुँचाना है लोगों को. आई थिंक सेम ही हमारा होता है और हमें पहले से पता होता है कि प्रेशर होगा, तो हम रेडी होते हैं उसके लिए. थैंक यू टू ऑल स्पीकर्स. आपने बहुत ही ब्यूटीफुली सबके सवालों के जवाब दिए. इस ब्यूटीफुल सेशन के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू. डॉक्टर नितिन गोयल, वर्तमान में निदेशक राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर. और सक्सेस स्टॉक्स के इस पॉइंट में आना बड़ा अपने आप में एक अच्छा पॉइंट है. देखिए, तीनों के तीनों स्पीकर्स जो बुलाए गए, सारिका जी, श्याम जी, नागर साहब, तीनों ही अपने आप में बड़ी मोटिवेशनल फिगर हैं. देखिए, बहुत ज़रूरी होती है इंस्पिरेशन की. और जिस तरीके से सक्सेस स्टॉक्स डे बाय डे अपना काम कर रहा है, लगातार नए लोगों को लाकर, इंटरनेशनल एरेना के लोगों को लाकर हमारे बीकानेर के अंदर प्रस्तुत कर रहा है, ये अपने आप में एक बहुत ही इंस्पायरिंग है. और मैं इसके लिए वास्तव में शुक्रगुजार ये कहूँगा कि विशेष रूप से सुमित जी का, जिन्होंने इन चीज़ों को वीव आउट किया, मैनेज किया, ग्राउंड लेवल पर लेके आए. ये अपने आप में एक बड़ी मैंने बात हुई थी सुमित जी से, मैंने कहा जिस तरह से टेड टॉक होती है, आप धीरे धीरे करके बीकानेर के अंदर भी इस तरह से सक्सेस टॉक डेवलप कर रहे हैं. बीकानेर के अंदर इस तरीके से चीज़ों को लाकर बीकानेर को आगे बढ़ाने, उनके यंगस्टर्स को मोटिवेशन देने के लिए जो कार्य किया जा रहा है, ये अपने आप में मुझे लगता है मील का पत्थर साबित होगा. मैं भूपेंद्र बड्डा, कॉन्सेप्ट का डायरेक्टर.
खबर अपडेट ने जो एक ऐतिहासिक प्रोग्राम हमारे बीकानेर में किया था, जब हम लोगों ने उन वक्ताओं को सुना तो हमें लगा कि यार ये लोग जो जिस लेवल पे उन प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं उनसे हमें सीखना चाहिए। हमें हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए और हमें ज़िंदगी की छोटी छोटी समस्याओं से बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। तभी हम जीवन में कुछ बहुत बड़ा सक्सेस अचीव कर पाएंगे, बहुत बड़ा कुछ कर पाएंगे। तो हमारे स्टूडेंट्स ने, बीकानेर के यूथ ने, बीकानेर के लोगों ने इसमें जो पार्टिसिपेशन किया, उनका जो जोश था और सुमित जी की, रोहित जी की जो मेहनत थी वो हमें दिख रही थी। एक नेक्स्ट लेवल प्रोग्राम था। बहुत सारे इनोवेशन देखने को मिले, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिली जो शायद पहली बार हम उस चीज़ों से डूब रहे हो पाए हम लोग। तो मैं आप सभी को बधाई देता हूँ कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया। आप बीकानेर के लोगों के सामने ऐसे आइकन्स को लाते रहिए। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम था और मैं जब यहाँ आया था सुमित से मेरी बात हुई थी और उन्होंने जब बताया कि ये 3 स्पीकर्स आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलके। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला, बहुत ज़्यादा सीखने को मिला और ये जानने को मिला कि हम जब बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में डीमोटिवेट हो जाते हैं, जब हमें करने को कुछ नहीं मिलता और हम ये सोचने लग जाते हैं कि अब मेरी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, तब हमें शायद ऐसे स्पीकर्स को सुनना चाहिए ताकि हमें और ज़्यादा जीने का मौका मिले और सीखने का मौका मिले। मेरा नाम दिनेश गुप्ता है। मैं बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय फ़ोटो पत्रकार हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस प्रकार का आयोजन बीकानेर में पहली दफ़ा हुआ है। आज तक जो भी आयोजन होते हैं वो सिर्फ सम्मान समारोह के होते हैं जिसमें कुछ सीखने को नहीं मिलता है। मैं किसी का ये नहीं कह रहा। और जो भी आज डिग्निटी में बीकानेर में पहुंची है, श्याम सुंदर पालीवाल जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, नागर साहब या सारिका सिंह है, ये एक इनसे जो है सीखने के बाद में आपके पास जो एनर्जी आती है वो पॉजिटिव एनर्जी लेके निकलते हैं अपन और लगता है कि अपने में बहुत कुछ क्षमता है कुछ करने के लिए। बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे उसका हिस्सा बनने का मौका मिला। मैं वहाँ पे आया, मेरी फैमिली के साथ आया। इस टाइप का प्रोग्राम मैंने पहली बार देखा। रियल हीरोज़ वहाँ पे आए थे और उन्होंने अपने स्ट्रगल के बारे में बताया कि उनके साथ साथ में क्या हादसे हुए, फिर वो उनसे कैसे उभर के आए और उसके बाद में वो आज इस मुकाम पे पहुँचे कि उनको देख के वाकई एक बार तो बिल्कुल गूज़ बम्स आ रहे थे, रोंगटे खड़े हो गए। बीकानेर में तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम और आगे होते रहें और इसके लिए मैं सक्सेस टॉक की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ क्योंकि उनका जो करने का तरीका था या लाइटिंग थी या जो कैमरास था या जो उन्होंने LED लगाई थी, मुझे नहीं थी उम्मीद कि इतनी ज़्यादा बेटर क्वालिटी वहाँ पे मिलेगी। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सोनाली सुराना, सोनम सुराना। प्रोग्राम बहुत अच्छा था। ऐसा प्रोग्राम कुछ टाइम से होना चाहिए और बच्चों को ये स्पेशली प्रोग्राम दिखाना चाहिए। स्पीकर्स बहुत अच्छे थे। एक्चुअली मोटिवेशनल प्रोग्राम था और हमें बहुत मोटिवेशन मिला इससे। बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर प्रोग्राम है। इस माध्यम से लोग जो अपने क्षेत्र में मेहनत करते हैं और समाज के लिए एक उद्देश्य प्रस्तुत करते हैं, उन्हें ऐसे मंच मिलने ही चाहिए। रोशन सर आए, सारिका मैम, पालीवाल जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम था और ऐसे प्रोग्राम मैं बोल रही हूँ अपने बीकानेर में टाइम टू टाइम होने चाहिए और ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होने का मौका मिलता है। विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में हम कैसे सरवाइव करते हैं, ये चीज़ यहाँ देखने को मिली। डॉक्टर विठल मिश्रा, एडिशनल रजिस्ट्रार महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर में बहुत अच्छा इनिशिएट हुआ है। निश्चित रूप से ये जो पर्सनैलिटीज आज बीकानेर में आई है ये हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायक है। ऐसे प्रोग्राम बीकानेर में होंगे तो निश्चित रूप से इन लोगों ने जो सोसाइटी में काम किया है वैसे ही काम हमारे बीकानेर में भी होंगे और हम सब लोग इनसे प्रेरणा लेकर कुछ न कुछ सोसाइटी के लिए करने के लिए प्रेरित होंगे। बेहतरीन कार्यक्रम था ये और मुझे तो लगता है कि जैसा कि उसमें कह रहे थे कि युवाओं के लिए है, पर मेरे जैसी एज वालों को भी इससे बहुत प्रेरणा मिली है। परेशानियों की आंखों में आंखें डाल करके कैसे लड़ा जाए, तो ये सब आज हमारे को सीखने को मिला और मैं तो कहता हूँ ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। सुमति सुराना, डायरेक्टर चंद्रकला ब्रोकिंग। आज जो ये प्रोग्राम सक्सेस टॉक यहाँ हुआ है, लगता है ये बीकानेर के लिए नई सक्सेसेस की खूब सारी स्टोरियाँ बनाएगा। जिस ऊर्जा से हम इस प्रोग्राम को देखने के लिए आए थे और अब वो लगता है वो पूरा हमारा जो सोच था वो यहाँ पर सही हुआ है और ये प्रोग्राम बहुत शानदार था। तीनों ही स्पीकर्स जो थे उनमें जो ऊर्जा थी वो यहाँ के लोगों को ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी। मैं सिद्धि आज पहली बार ऐसे प्रोग्राम में आई हूँ और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। ऐसा प्रोग्राम मेरे हिसाब से होना चाहिए। प्रोग्राम लिटरली बहुत अच्छा था। मोटिवेशन हमको भी बहुत मिला है। देखते हैं आगे इस मोटिवेशन का हम भी कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह के प्रोग्राम हमेशा आगे भी होने चाहिए। इससे बहुत
हेल्प मिलती है बच्चों को, हम सबको। मैं एडवोकेट अजय कुमार पुरोहित, पूर्व भारत बीकानेर। आज 4 अगस्त 2024 को रविंद्र मंच बीकानेर में खबर अपडेट की हेम शर्मा, सुमित शर्मा व उनकी टीम ने एक सक्सेस टॉक्स प्रोग्राम प्रस्तुत किया। मैं खुद अभी देख कर आया हूँ और उस प्रोग्राम को देखने से मैं ही नहीं, मेरा पूरा बीकानेर प्रभावित, क्योंकि यहाँ जो 3 हीरोज पेश किए गए हैं उनका जो ये मोटिवेशनल स्पीच था, जो सिर्फ युवाओं को ही नहीं, स्टूडेंट्स को ही नहीं, वर्ल्ड तक को मोटिवेशन करता है। मैंने आज 70 साल लिए हैं, लेकिन ऐसा बीकानेर के अंदर कोई प्रोग्राम नहीं देखा जो कि इतना मोटिवेशनल हो। हालांकि बीकानेर की नगरी साहित्यकार, नाटककार इनसे भरी पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा प्रोग्राम आज तक कोई नहीं कर पाया। इसलिए साधुवाद के पात्र है, बधाई के पात्र है। मैं देवेंद्र कुमार वर्मा द बिट्स क्लासेस से सक्सेस टॉक प्रोग्राम खबर अपडेट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, वो बहुत ही अच्छा रहा और इससे हमारे इंस्टीट्यूट के जो बच्चे वहाँ पर मौजूद थे इनको बहुत ही मोटिवेशन मिला। इस प्रकार का प्रोग्राम बीकानेर में पहली बार हुआ है और मैं चाहूँगा कि खबर अपडेट का जो भी टीम है वो इस प्रकार के प्रोग्राम को बार बार ऑर्गेनाइज करती रहे, जिससे बीकानेर के बच्चे और युवा वो पूरी तरह मोटिवेट होते रहे। खबर अपडेट चैनल के द्वारा एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम रविंद्र मंच बीकानेर में आयोजित किया गया, जिसमें देश भर के ख्यातनाम लोगों को एक मंच पे बुला करके मोटिवेशन की एक नई पहल की गई। ये सभी तरह के संवर्ग के लोग पधारे, युवाओं ने विशेष रूप से भागीदारी निभाई और ये कार्यक्रम लाइव रूप से देखना बहुत अच्छा लगा। चाहे पानीवाल जी की चर्चा सुनी हो, चाहे सिंह मैम की सुनी हो, चाहे हमने रोशन नागर जी को सुना हो, हर व्यक्ति का अपना एक अनुभव है, अपनी एक कहानी है। ऐसी कहानियाँ प्रेरित करती है। बीकानेर के लिए नहीं, पूरे राजस्थान के लिए बहुत अच्छा सा कार्यक्रम था। खबर अपडेट की पूरी टीम, सुमित शर्मा और उनकी पूरी टीम को विशेष रूप से बधाई। मैं डॉक्टर ओपी श्रीवास्तव, कोठारी हॉस्पिटल में मेडिकल स्टूडेंट पीरियड में कार्यरत हैं और अपडेट इंडिया हाउस के द्वारा पॉजिटिव जर्नलिज्म पर एक प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस पर नेशनल लेवल के 3 रियल हीरोज को आमंत्रित किया गया था। इस तरह का प्रोग्राम मैंने 4 दशक से अधिक हो गए बीकानेर में मैंने पहली बार देखा था। ये पॉजिटिव जर्नलिज्म की तरफ बढ़ता हुआ एक निश्चित रूप से कदम है। मेरे विचार में किसी भी मीडिया हाउस द्वारा इस तरह की शुरुआत करना समाज को एक अच्छा संदेश देती है। मैं डॉक्टर अच्युत त्रिवेदी। हाल ही में हुई भी सक्सेस टॉक जो कि मोटिवेशन भी था और लोगों का उसमें जुड़ाव भी था, रियली बीकानेर के लिए बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा। बहुत से लोग इस चीज़ से प्रेरित हुए और ऐसा लगा कि ये इस तरह के कार्यक्रम बीकानेर में आयोजित होने चाहिए, क्योंकि हम बीकानेर में एक ऐसी जगह पर रहते हैं वहाँ पे इस तरह के कार्यक्रम की कमी देखने को मिलती है। मैं तो यही कहूँगा, मेट्रोज में होती है, बाहर बहुत से कार्यक्रम होते हैं, लेकिन मोटिवेशनल कार्यक्रम बहुत कम होते हैं। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। रविंद्र मंच में जो 4 अगस्त को भव्य और दिव्य कार्यक्रम हुआ था, नाम था सक्सेस टॉक। भाई सुमित का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रमों की आज की ज़रूरत है, क्योंकि युवाओं को सफल बनाने के लिए प्रेरक वक्ता चाहिए। तो आदरणीय श्याम जी पालीवाल, सारिका सिंह जी और रोशन नागर जी जैसे व्यक्ति जो इतने संघर्षों के बाद उठकर अपने जीवन को कैसे ढाला और कैसे सफलता की ऊंचाई पर वो शिखर पर रहे, मैं पुनः भाई सुमित और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप समय समय पर ऐसे कार्यक्रम ज़रूर करवाएं बीकानेर में, क्योंकि इन ऐसे कार्यक्रमों की ज़रूरत है। मैं हूं अरुण कुमार शर्मा और आज मेरी फैमिली के साथ, मेरी वाइफ, मेरे दोनों बच्चों के साथ मैं आया और बहुत ही शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर्स ने किया है। तीनों बहुत ही अच्छे मोटिवेटिंग व्यक्तित्वों से हमें मौका मिला बात करने का, समझने का। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया है, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए और बीकानेर वासियों के लिए तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आज का ये प्रोग्राम सक्सेस टॉक्स सच में सक्सेसफुल लोगों के बारे में था और ये मोटिवेशन देता है हम जैसे युवाओं को कि हम एक नया डायरेक्शन, एक नई सोच और उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहें। उम्मीद और हमारा रास्ता अगर हमारे लिए क्लियर है और हम हमारे
विचार में क्लियर हैं और सही रास्ते पर हैं तो ज़रूर हमें भी सक्सेस मिलेगी। रविंद्र रंगमंच में खबर अपडेट मीडिया हाउस द्वारा पॉजिटिव जर्नलिज्म का एक प्रोग्राम आयोजित था, सक्सेस टॉक। इसमें नेशनल लेवल के 3 रियल हीरोज ने अपने संघर्षों की कहानी सुनाई थी। खबर अपडेट का ये नवाचार मुझे बहुत अच्छा लगा। ये 3 रियल हीरोज थे, मुझे काफी प्रेरणा मिली। जीवन में कभी भी कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए। मैं खबर अपडेट का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।